भोलपुर गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। महेश अपनी पत्नी सरला और दो बच्चों के साथ रहा करता था। महेश अंडा बेचने का काम करता था। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल और मक्कार किस्म का इंसान था, जो अक्सर सरला और अपने बच्चों को मारता पीटता रहता था। ये क्या बनाया खाने में? रोज दाल बना कर रख देती हो। जितने पैसे तुम देते हो उसमें सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? महेश गुस्से से कहता है। मुझे नहीं खानी है तेरी दाल वाल। जा मेरे लिए मस्त सा अंडा बना कर ला, नहीं तो तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि अगले दिन से दाल भात बनाना भूल जाएगी, समझी? सरला रोते हुए रसोई में जाती है और पराठे में अंडा भरकर सभी के लिए अंडा पराठा बनाकर लाती है। खाने के बाद बच्चे बोलते हैं, माँ तुमसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता। सच में मजा ही आ गया। बस बस, अब इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं अपनी माँ को। सरला जो भी काम करती महेश को कभी अच्छा नहीं लगता था। वह छोटी छोटी बातों पर अक्सर सरला से लड़ाई किया करता था। एक दिन बच्चे दोपहर से अभी स्कूल से आए ही थे, तभी एक आदमी भागता हुआ सरला के पास आता है। भाभी भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और साथ में उसने मालिक के पैसे भी उधार ले रखे हैं। सरला चौंक कर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्ज? कर्ज किसके लिए? हमें तो कभी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता भाभी, मैं तो बस आपको बताने चला आया। अब थोड़ी देर में यहाँ पुलिस भी आ जाएगी पूछताछ करने। यह सुनकर सरला डर से भर जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूँगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। वह सरला और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसलिए वह बोलकर चली जाती है कि जब भी महेश वापस घर आए तो उन्हें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद सरला वहीं बैठकर रोने लगती है और दोनों बच्चे माँ के बगल में बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ तू क्यों परेशान होती? तेरे को पता था कि बाबा कैसे थे। हम हैं ना माँ, हम सब मिलकर कर लेंगे। रोते हुए सरला अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। अब उसे आगे का समय एकदम अंधकार में दिख रहा था। वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। वह क्या करेगी, यह विचार करने में वह असमर्थ थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। आखिर सरला को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो आखिर करे क्या। शाम के समय वह दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी कि तभी, माँ हम दोनों को बहुत तेज की भूख लगी है, तुम हमारे लिए वह अंडा वाला टेस्टी पराठा बना दो। यह सुनकर सरला को एक आइडिया आता है और वह अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद अंडा पराठा बनाने का सामान बाजार से लेकर आती है और शाम को बाजार जाकर अपना अंडा पराठा का ठेला लगा लेती है। वह पहली बार ऐसा काम कर रही थी, जिससे उसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी, सुनो बहन, जरा मेरे लिए एक अंडा पराठा की एक प्लेट लगाना। जी भाई साहब, अभी लीजिए, मैं लगाती हूँ। सरला झट से तवा गरम करती है और अंडा पराठा बनाने लगती है। फिर उस पर मक्खन डालकर ग्राहक को दे देती है। अरे वाह बहन, मैंने इतनी जगह से अंडा पराठा खाया है, लेकिन इतना टेस्टी मैंने आज तक नहीं खाया। और तो और इस पराठे पर इस मक्खन ने तो 4 चांद लगा दिए हैं। सरला उसे धन्यवाद कहती है। अरे बहन जी, जरा 2 अंडे पराठे मेरे लिए भी बना देना, और हाँ, एक में थोड़ा मिर्च कम और नमक कम रखना। अंडा पराठा खाने के बाद वह आदमी विशेष रूप से सरला की खूब सारी तारीफें करता है। वाह बहन जी, मैंने तो आज तक इतनी परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया। मिर्च मसाले का इतना अच्छा बैलेंस है कि मज़ा ही आ गया। यह सुनकर सरला के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक सरला काफी सारे अंडे पराठे बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार आता देखकर वह दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुमको हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोग के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस करो मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे भविष्य देखो। अब हम तीनों को ही मिलकर अपना आज अच्छा करना है, ताकि हमारा भविष्य भी अच्छा हो सके। माँ आपसे हम भी तेरी ऑमलेट बनाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर अपना काम जल्दी से खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया करेंगे। अब शाम को सरला के ऑमलेट खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। सरला की अच्छी कमाई भी होने लगती है। वह अपना एक घर खरीदती है और दोनों बच्चों को शहर भेजती है आगे की पढ़ाई करने के लिए।
भोलपुर गांव में कढ़ी चावल नाम की एक दुकान थी, जिसमें लोग कढ़ी चावल खाने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। सरला की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रेनू ने दुकान संभालना शुरू किया। मैं तो थक गई। मैं कब तक ऐसे मशीन की तरह काम करती रहूंगी? कब तक यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? अगर माँ ने किसी को दुकान पर काम करने के लिए रख लिया होता तो आज मैं आराम करती, बस शाम को पैसे गिन लेती, हिसाब रख लेती और वापस घर चली आती। रेनू बहुत ही लालची और आलसी किस्म की महिला थी। वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन बिना मेहनत किए। एक दिन उसके ठेले पर एक गरीब लड़का कढ़ी चावल खाने आता है। वाह माताजी, आपके कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मेरी बीमार माँ को बहुत पसंद आएंगे। क्या तुम्हारी माँ बीमार है? क्या हुआ है उनको? डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने बहुत से पैसे मांगे हैं। उनकी फीस चुकाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तुम क्या करते हो बच्चे? मैं कुछ भी नहीं करता। गरीब को कोई काम भी नहीं देता। सब समझते हैं कि मैं चोर हूँ। तभी रेनू मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी मछली फंसी है। इससे तो मैं कोई भी काम करा सकती हूँ। इसे तो बस मामूली सी नौकरी चाहिए। रेनू दुखी होने का ड्रामा करके कहती है, ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। पढ़ाई लिखाई की उम्र में नौकरी की तलाश कर रहे हो तुम। धन्यवाद माताजी, एक आप ही हैं जो मेरे दुख को समझ सकती हैं। कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुझे नौकरी दूंगी। बोल, रहेगा मेरी दुकान पर? भोला झट से हाँ कर देता है। बहुत सालों बाद भोला के चेहरे पर खुशी आती है। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। सबसे पहले तुझे 6 बजे मेरे घर पर आना होगा। फिर मैं और तू मिलकर कढ़ी चावल बनाएंगे। फिर तू उसे 10 बजे दुकान पर ले जाकर बेचेगा। समझ गया? हाँ माताजी, समझ गया। तो फिर 10 बजे से 8 बजे तक तो दुकान पर अच्छे से रहेगा। ध्यान रहे कि एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और फिर तू चाहे तो घर जा सकता है। लेकिन भोला के मन में यह बात चल रही थी कि इतना सब काम करने के बाद उसे तनख्वाह कितनी मिलेगी, लेकिन वह रेनू से पूछ नहीं पाता है। तभी रेनू खुद ही कह देती है, अगर तूने अच्छे से काम किया तो तुझे महीने के 6,000 रुपये दूंगी। जी माताजी, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरे दिन सुबह में भोला रेनू के घर पहुंच जाता है। शुरुआत में रेनू कढ़ी चावल बनाने में भोला की मदद करती है, लेकिन बाद में वह सारी जिम्मेदारी भोला को ही सौंप देती है और खुद सोती रहती है। धीरे धीरे भोला की कड़ी मेहनत से वह दुकान पहले से और भी अच्छे से चलने लगी और लोगों की लंबी कतारें शुरू हो जाती है। ठीक 1 महीने बाद, आओ भोला बैठो। जैसा कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम खुद से अपनी तनख्वाह नहीं मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए तय की थी। नहीं माँ जी, 6,000 रुपए तय हुई थी। मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा? महीने के 5,000 तय हुई थी। तूने तो मेरी प्लेट भी तोड़ दी और तूने तो इतने दिन छुट्टी भी ले ली थी। यह सब बातें खड़ा गरीब लड़का सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। रेनू ने हर चीज के पैसे काट कर उसे कुल 1,000 रुपए दिए और वह गरीब लड़का आंखों में आंसू लिए सर झुकाए अपने 1,000 रुपए तनख्वाह लेकर रेनू से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जहां उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था वह कम से कम 1,000 रुपए तो मिल रहे थे। यह सोचकर वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह सोच में डूबा रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वह भोला का ही ग्राहक होता है। वह पेशे से एक वकील था। अरे भोला, आगे देख, आगे कहाँ खोया हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए वकील जी, आगे से मैं देखकर चला करूँगा। अरे भोला, क्या हुआ? तू बहुत दुखी लग रहा है। भोला उस वकील को सारी बातें सुना देता है। अरे भोला, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। उसने तुम्हारे हक के पैसे हड़प लिए हैं। तुम्हें तो विरोध करना चाहिए और तुम हो कि चुपचाप घर जा रहे हो। क्या करूं वकील साहब, मुझ गरीब को तो कोई नौकरी भी नहीं देता। माँ जी ने तो मुझे 1,000 रुपये दिए हैं कम से कम। भोला, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदमी पैसों के लिए इतना गिर जाए। तुम मुझसे कहो, मैं अभी उस पर केस कर देता हूँ। तुम्हें अन्याय का विरोध करना होगा। आप सही कह रहे हैं वकील साहब। भोला वकील साहब को केस की इजाजत दे देता है। फिर वकील साहब पुलिस के साथ रेनू के घर जाते हैं और पुलिस रेनू से कहती है, तुमने भोला के पैसे हड़प लिए हैं। मैंने आसपास से खबर ली है और बच्चे से काम लेने के जुर्म में 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा तुम्हें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ उठना और सच्चाई की रक्षा करना हमारा दायित्व है।